शीघ्रमुत्तिष्ठ भद्रं ते नियतं कार्यमाचर न कालमतिवर्तन्ते महान्तः स्वेषु कर्मसु। योग वासिष्ठ ग्रंथ के इस श्लोक का अर्थ है, अपने स्थान से उठें और अपने आवश्यक श्रेष्ठतम कर्तव्यों का पालन करें। सज्जन मनुष्य अपने कर्तव्यों के पालन में विलंब नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं लता आपके साथ। चलिए आज के कार्यक्रम की यानी सुप्रभातम की करते हैं शुरुआत। एक एक पल अमूल्य है और जो लोग ये बात समझते हैं वे ही समय का सही उपयोग भी करते हैं। समय के सदुपयोग की कला को समझकर लक्ष्य निर्धारित करने वाले लोगों को सफलता अवश्य मिलती है। जानते हैं समय सूचक आज का पंचांग। का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जिस प्रकार किसी पत्थर को बहुत ही कठिनाई से पहाड़ के ऊपर पहुंचाया जाता है, किंतु नीचे वह बहुत ही आसानी से गिर जाता है, उसी प्रकार हम अपने गुणों के कारण बहुत ही कठिनाई से ऊंचे उठते हैं, लेकिन एक ही दुष्कर्म से बहुत ही आसानी से नीचे गिर जाते हैं। अतः जीवन में प्रत्येक कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना चाहिए। सुनते हैं आज का सुभाषित। यथा रविः सर्वान् प्रभुङ्क्ते हुताशनश्चापि हि सर्वभक्षः तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्यपापैश्च शुद्धः। जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार की रसों को ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेता है, उसी प्रकार योगी विशुद्ध होने के कारण विषयादि का उपभोग करता हुआ भी कर्म बंधनों में लिप्त नहीं होता। Just as the sun rays absorb all kinds of fluids on earth and fire eats up everything, still they remain pure. A yogi engrossed similarly in the worldly affairs, yet remains unaffected. दुनिया में प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारत में ही नहीं, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, ज्योतिष शास्त्र, साइकोलॉजी, विज्ञान, युद्ध कौशल, इतिहास, गणित, वास्तुकला, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, आयुर्वेद जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। हमारे शास्त्रों में वैदिक काल से ही शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहा है। पहले गुरुकुल अथवा आश्रम शिक्षा के केंद्र माने जाते थे और इस तरह दुनिया के सबसे प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र भारत रहा है। सिकंदर के काल से मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, ह्वेनसांग, एक से एक विश्व के जिज्ञासु भारत ही क्यों आए? क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान और विज्ञान की, कला और संस्कृति की कोई सबसे पवित्र भूमि है तो वो भारत देश है। और आके यहाँ के अध्ययन किया, सालों साल यहाँ पर घूमे। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईसा के आसपास में हुई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 427 ईस्वी में उस समय के शासक कुमार गुप्त, चक्रादित्य जिनका नाम भी था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय एक समय पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का केंद्र बना हुआ था। यहाँ कई देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे।
नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े-बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें उपलब्ध थीं। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय था जो 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहन सहन भी निःशुल्क होता था। लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते थे और दुनिया का यह एक ऐसा पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ पर छात्रावास बने हुए थे। दुनिया में से दक्षिण पूर्वी एशिया जितना है, माने इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इन देशों के विद्यार्थी तो यहाँ अध्ययन करते ही थे, साथ में चीन के विद्यार्थी, तिब्बत देश के विद्यार्थी और पश्चिम में भूमध्य सागर तक के जितने देश हैं उन सब के विद्यार्थी भी यहाँ पर अध्ययन करते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी शिक्षा के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी या यूं कहें नालंदा विश्वविद्यालय में चीन के वेनसांग और इत्सिंग ने भी अध्ययन किया था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। वहाँ की पांडुलिपियों, वहाँ के ज्ञान विज्ञान, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, आचार्य थे, जिन जिन विषयों को जानते थे, नक्षत्र विद्या जानते थे, अणु विद्या जानते थे, खगोल और भूगोल के जानकार थे, इतिहास और पुरातत्व के जानकार थे। विश्व के लगभग 46 देशों के लोग उस समय आके यहाँ रहते थे और पढ़ते थे। ये कहते हैं कि उसमें इतनी पुस्तकें थी कि 6 महीने तक वह पुस्तकें सुलगती रही, उसमें उनमें से धुआं निकलता रहा। जो अच्छे शास्त्र से टेक्नोलॉजिकल पुस्तकें थी वे यहाँ से उठाकर ले गए। उसका एक उल्लेख मिलता है भारद्वाज अस्त्र शास्त्र, और अमेरिका ने उस शास्त्र का अपनी भाषा में अनुवाद करके ऐसा माना जाता है कि परमाणु बम की रचना उसी भारद्वाज अस्त्र शास्त्र से प्राप्त की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था, हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला वो सब नालंदा से आया था। इन विषयों को देखते हुए इतिहासकारों के अनुसार भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जहां पर देश से ही नहीं विदेशों से भी विद्यार्थी भारतीय ज्ञान और परंपरा को समझने के लिए भारत में शिक्षा लेने आते थे। कोई विषय ऐसा जीवन का नहीं था जो उस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था। आधुनिक जो आज के विषय हैं उनको किसी न किसी रूप में शास्त्र संगत बना करके उसमें पढ़ाया जाता था। उनकी तमाम पुस्तकें उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में थी। नालंदा यूनिवर्सिटी इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। G20 के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 9 सितंबर 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ और अपनी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में वहाँ पर गए और उसको आधुनिकीकरण करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। नालंदा विश्वविद्यालय को उदाहरण मानकर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया गया और आज के समय में भी शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा मिलता है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रत्येक जनमानस के लिए आकर्षण का एवं गौरव का सदैव केंद्र रहेगा। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात स्वास्थ्य की करते हैं। संतानहीनता के लिए इलाज का प्रभावशाली विकल्प है IVF। आइए समझते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट क्या है और किन अवस्थाओं में उपयोगी हो सकता है, इस रिपोर्ट के माध्यम से।
संतानहीनता की समस्या के लिए इलाज के कई विकल्प उपलब्ध हैं। आजकल बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं जिनकी सहायता से संतानहीनता का कारण जानकर सही उपचार किया जा सकता है और संतान प्राप्ति संभव हो सकती है। उन्हीं तकनीकी विकासों में से एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट यानी IVF। कई स्थितियों में IVF उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हर तरह के ट्रीटमेंट जब फेल हो जाते हैं उसके बाद ही IVF का नॉर्मली हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और इससे काफ़ी हद तक जो संतानहीन कपल्स को हम प्रेगनेंसी दे पाते हैं। ट्यूबल इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स के लिए तो IVF ही समाधान है, मगर अगर अंडा रिलीज नहीं होता या कोई और कारण है, पति में कोई कमी है, तो उसकी ट्रीटमेंट पहले की जा सकती है। अगर वो सब ठीक हो, अगर उसी से बच्चा ठहर जाए तो बहुत बढ़िया, जिसमें IUI एक तरीका है जिसमें अगर ट्यूब्स खुली हैं और पति का सीमेन ठीक है तो हम IUI की प्रक्रिया से बच्चा कर सकते हैं। IVF तकनीक का प्रयोग कई स्थितियों में किया जाता है। यदि शुक्राणु यानी स्पर्म कम हो, PCOD जैसी स्थितियों के कारण एवोल्यूशन में समस्या हो, फेलोपियन ट्यूब के साथ समस्या हो, एंडोमेट्रियोसिस की स्थिति में या अन्य फर्टिलिटी इलाज यदि सफल न हो तो IVF की सहायता ली जा सकती है। जब हम IVF की ट्रीटमेंट सोच रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट की रूटीन इन्वेस्टिगेशन सब हो चुकी हैं, मरीज़ के अंदर बच्चेदानी है और ये बच्चेदानी ठीक है और अंडेदानी में अंडे हैं, और अगर अंडे नहीं हैं तो उसके लिए भी विकल्प है, मगर रूटीन अगर अपने ही अंडों से बच्चा करना है तो ज़रूरी है कि अंडेदानी में अंडे होने और अंदर की बच्चेदानी मरीज़ की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तभी हम आगे IVF कर पाते हैं। IVF ट्रीटमेंट में प्रयोगशाला में कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में महिला के अंडे यानी एग्स और पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म को मिलाया जाता है। जब संयोजन से भ्रूण बन जाता है तब महिला के गर्भाशय में उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। आवश्यक है कि IVF की प्रक्रिया करने से पहले इसके दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। इस प्रक्रिया में हम अंडेदानी में से अंडे निकालते हैं, उसको हम बाहर लैब के अंदर पति के सीमेन के साथ स्पर्म के साथ अंडा जब मिलता है तो बच्चा बनता है। इस बच्चे को गर्भ में डाला जाता है और ये प्रक्रिया जो है एक बारी में कई बार सक्सेसफुल होती है, बट 1 से 3 बार ये अंडे निकालने की प्रक्रिया की जाती है। अंडे निकालने की प्रक्रिया तो 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाती है और शुरू के पहले 10 दिन टीके लगाए जाते हैं। मरीज़ के काफ़ी अंडे जब बन जाते हैं तो इन अंडों को निकाला जाता है और उसके बाद उनको पति के सीमेन से मिला के जब बच्चा बनता है तो साथ के साथ तीसरे दिन या 5वें दिन इसको अंदर गर्भ में डाल दिया जाता है। और अगर हम फ्रेश साइकिल नहीं करना चाहते तो इन बच्चों को हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं, इसका मतलब उनको फ्रीज कर देते हैं और उनको अगली साइकिल्स में डाल सकते हैं। इस सबको प्रक्रिया को 1 से 3 महीने लग सकते हैं और कई बार हम बच्चे डालने की प्रक्रिया को और भी डिले कर सकते हैं। वो मरीज के ऊपर है कि वो फिट है या नहीं फिट है उस बच्चे को डालने के लिए। IVF प्रक्रिया करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य करें। जानें कि क्या आप IVF प्रक्रिया के लिए सही कैंडिडेट हैं या नहीं। डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही IVF कराना चाहिए। ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। IVF की एक साइकिल में लगभग 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। इसमें 1 से अधिक IVF साइकिल की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रक्रिया को 1 से अधिक बार करना पड़ सकता है। IVF एक सफल तकनीक है। गर्भधारण में समस्या होने पर विशेषज्ञ से परामर्श लें, इसका कारण जानें और सही इलाज करवाएं। IVF तकनीक के द्वारा संतानहीनता की समस्या को दूर किया जा सकता है और संतान प्राप्ति संभव हो सकती है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक अल्प विराम का। शीघ्र लौटते हैं, आप देखते रहिए DD न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। अब बात योग की करते हैं। योग स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी है। गर्भावस्था और प्रसव के बाद स्वास्थ्य को बेहतर करने में योग करना लाभकारी है। आइए देखते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जो प्रसव के बाद करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। आज के कुछ आसन है जो खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। ये कुछ ऐसे आसन हैं जिससे कि हमारे पेल्विक फ्लोर के जो ऑर्गन्स हैं, जो मसल्स है, उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, जिससे कि रिकवरी हमारी फास्ट हो जाएगी डिलीवरी के बाद की। तो सबसे पहले देखते हैं आसन भद्रासन। भद्रासन के लिए हम अपने पहले दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देंगे और दोनों तलवों को टच करते हुए सामने की ओर अपने शरीर की ओर जितना हो सके उतना लेके आएंगे। हैंड्स का इंटरलॉक करेंगे, अपने पैरों पे लगा देंगे। आंखों को बंद करना है और यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। अपनी श्वासों पे पूरा ध्यान देना है। ये हम करते रहेंगे 1 मिनट तक। थोड़ी देर के बाद आंखों को खोलेंगे और धीरे से अपने पैरों को सामने की ओर खोल देंगे। दूसरा आसन है सेतु बंद आसन, जिसके लिए हम साइड से होके लेट जाएंगे। सेतु बंद आसन करने के लिए हम पहले दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ देंगे और दोनों पैरों के बीच में हमारे हिप के जितना डिस्टेंस रखेंगे और हमारे पैरों को भी हिप डिस्टेंस पे रखेंगे। हाथों को साइड में रखना है। इनहेल करते हुए हमें ऊपर की ओर आएंगे, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए हिप्स को नीचे रिलैक्स कर देंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। स्लोली अपने पैरों को सामने की ओर खोल देंगे और रिलैक्स करेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला तो है प्रोटीन रिच फूड, इसलिए रोज़ खाने में दाल, वो भी अगर छिलके वाली मूंग की दाल हो तो बहुत ही अच्छा। साथ में नट्स हों, बादाम वगैरह रात को भिगे हुए ऊपर खाए हुए हों, और जैसे मटर हो, बटाने हो, ये सब चीज़ों में प्रोटीन तो मिलता ही, और पनीर सबसे अच्छी चीज़ है, वहाँ प्रोटीन रिच फूड हो जाता है। दूसरा, हेल्दी फैट बॉडी में जाना चाहिए, इसलिए 1 चम्मच घी तो जाए बॉडी में, और कोकोनट ऑयल की मसाज हो या तिल ऑयल की मसाज हो या बादाम तेल की मसाज हो स्किन के लेवल पर, तो वो बहुत फ़ायदा करती है। थोड़ा वार्म रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गर्म पानी की थैली का कमर पर रखना या पेट पर रखना, इससे डाइजेशन तो अच्छा होगा ही, गैसेस भी नहीं बनेगी। और हर थोड़ी देर में बीच बीच में थोड़ा सा चलना,
एक रूम में एक राउंड मार लो, एक बारी से दूसरी बारी तक जाकर एक राउंड मार के वापस लेट जाओ, तो रेस्ट और वॉकिंग का कॉम्बिनेशन बहुत फ़ायदा करेगा और हेल्थ बहुत जल्दी सुधरेगी डिलीवरी के बाद। तो बस सब नेचुरल है और ये नेचुरल चीज़ें करते रहें, मन को खुश रखें और बिजी रखें। डरिए मत कि आज नींद नहीं मिली क्योंकि बच्चा सोता नहीं तो आप सोओगे नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब करिए, उससे फ़ायदा होगा। नमस्कार। शिक्षा का उद्देश्य जीवनगत मानवीय गुणों का विकास करना है। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शुद्ध संस्कृत उच्चारण और लेखन के बारे में जाने 2 अक्षरों से जुड़े उदाहरणों के साथ। इसके लिए आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। संस्कृत पाठशालायां सर्वेभ्यः पुरस्करोमि स्वकं नमः। अहम नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा के लक्ष्य के साथ शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। तो अधिक साकांक्ष होकर आज पुनः आप कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण व लेखन को जाने, इसी उद्देश्य के साथ आरंभ करते हैं आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात ह और ल इन 2 अक्षरों से जुड़े कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि ह और ल इन 2 अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को सामान्यतः हम अशुद्ध लिख और बोल जाया करते हैं। विशेष रूप से यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक भाषाओं में तथाकथित प्रचलित व्यवहार के कारण और उसके भी अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तभी अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम ह और ल इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। ह और ल इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं प्रहलाद। यदि लेखन में ह और ल के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता को लेकर या अन्य भाषाओं में अधिक व्यवहार के तथाकथित और असंगत तर्क को आधार बनाकर और सबसे अधिक टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ल को पहले और ह को बाद में व्यवहृत समझने लगे, तब हम प्रहलाद को प्रह्लाद लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो ह और ल इस क्रम से जुड़ा प्रहलाद शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है आह्लाद। यहाँ भी यदि हम ह और ल के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि। अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे या अनचाहे भी न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम आह्लाद अर्थात पहले ह और बाद में ल इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द आह्लाद का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही शब्द विशेष जो अधिक व्यवहार में है वह है मल्हार। यहाँ भी हम में से कई ल और ह के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया था कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण भी कभी कभी परिवर्तित कर जाया करते हैं। अर्थात कभी कभी हम ह को पहले और ल को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं।
यहाँ आप यह जान लीजिए कि यह मल्हार शब्द सर्वथा संस्कृत शब्द नहीं है। इसका मूल संस्कृत स्वरूप है मल्लार। 6 रागों में दूसरे राग के रूप में प्रसिद्ध है राग मल्लार। जैसा कि कहा गया है, आदौ मालव रागेंद्रस ततो मल्लार संज्ञितः। इस मल्लार राग को वर्षा कारक भी माना जाता है। यह प्रसिद्धि है। मेघ मल्लार रागस्य गानम वर्षासु सर्वदा, इस वचन के साथ। तो मल्लार इस संस्कृत मूलक शब्द का बाद में मल्हार और मल्हार इस नाम से भी हम अन्य प्रादेशिक भाषाओं में व्यवहार पाते हैं। यह भी हमें याद रखना चाहिए। अस्तु प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात ह और ल इन 2 अक्षरों के क्रम विन्यास से बने शब्दों का हम शुद्ध लेखन और तदनुसार ही शुद्ध उच्चारण करें। एतदर्थ रहें हम स्वयं अधिक सावधान। इसी सत्परामर्श के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आयास्यामि अभिनवकक्षायां भवत्समक्षमहं समुपस्थितः इति बोधयन् नौमि सर्वान् संस्कृतानुरागी जनान्